इंडिया के पास अभी 17 लाख सोल्जर्स हैं, रफाल एयरक्राफ्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल है और 6 लाख करोड़ का डिफेंस बजट है, जो कि बाय द वे पूरी दुनिया में थर्ड हाईएस्ट है। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ये लोग तो इस लेवल के गरीब और भिखारी हैं कि इनकी पूरी इकोनॉमी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पॉकेट मनी पे चलती है। तो पाकिस्तान जैसा देश, जिसको हम सुबह के नाश्ते की तरह खा के बिना ढकार के निकल सकते हैं, इनके ऊपर फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर करके इनके गजवाए हिंद का सपना और इनके पूरे टेररिज्म की कहानी को वंस एंड फॉर ऑल देश और दुनिया की शांति के लिए एक बार के लिए ही खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या है इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजंस और कैसे हम बिना वॉर के भी पाकिस्तान को अंदर से तबाह कर सकते हैं? समझते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल फंडे को आसान भाषा में। अब वॉर के ऊपर डिस्कशन करने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि ये वॉर वाली सिचुएशन आखिर क्रिएट कैसे हुई, हमारी तरफ से चूक कहां पर हुई है। 22 अप्रैल 2025 बैसारन वैली में, जो कि पहलगाम से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, पहलगाम कश्मीर के अंदर पड़ता है, यहाँ पर 28 निहत्थे और मासूम सिविलियंस को मार दिया जाता है। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि इन 28 लोगों को रैंडमली नहीं मारा जाता। इस घटना के जो सर्वाइवर्स हैं वो बताते हैं कि पहले आदमी और औरतों को अलग करा गया, आदमियों से उनका धर्म पूछा गया, कलमा रिसाइट करवाया गया और पैंट उतार के कंफर्म करा गया कि कौन हिंदू है और मुस्लिम, और जो भी वहां पर हिंदू था उसको M4 कार्बिन्स और AK-47 से मार दिया गया। एक चीज और मेंशन करना भी जरूरी है कि इन सारे विक्टिम्स में से एक मुसलमान भी था कि इन सारे टूरिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था, और बचाते बचाते इन टेररिस्ट ने इनकी जान ले ली। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा अटैक बहुत शातिरता से प्लान किया गया था। इन आतंकियों ने बैसारन वैली इसलिए चूज करी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और आमतौर पे यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती और नियरेस्ट अस्पताल भी काफी दूर था, और बैसारन का मिडो काफी हरा भरा है, तो आसपास किसी पेड़ में छुपना काफी आसान हो जाता है। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF में ली, जो कि जैश ए मोहम्मद का ही एक पार्ट है। लेकिन इतना बड़ा अटैक और इतना स्मूथ एग्जीक्यूशन बिना स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। 100% इस अटैक के पीछे मास्टरमाइंड पाकिस्तान है। अब दुख की बात यह है कि पाकिस्तान मानने को तैयार है कि अटैक उन्होंने करा है, लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को एड्रेस ही नहीं करना चाहते। नमस्कार दोस्तों। इस अटैक के बाद पूरा देश मातम में डूब गया। सबकी भारत सरकार से एक ही डिमांड है, पाकिस्तान का कंप्लीट डेमोलिशन और डिस्ट्रक्शन। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक चीज डिस्कस करना काफी जरूरी है, वो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर। जी हाँ, ये अटैक कोइंसिडेंटली नहीं हो गया, एकदम से नहीं हुआ, ना कोई सरप्राइज अटैक था। इस अटैक के पीछे कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके बाद ये अटैक इनएविटेबल हो गया था। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। देखो, पाकिस्तान पूरी तरीके से सड़क पे आ चुका है, इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। इसके ऊपर पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस बलूचिस्तान इनसे अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान ने अपनी खुद की आर्मी बना दी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि डिमांड कर रही है एक सेपरेट स्टेट की, और पाकिस्तान किसी भी हालात में बलूचिस्तान को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्यों। तो जब पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सरकार या फिर कहे आर्मी अवाम का इंपॉर्टेंट मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो करने ही वाली थी। Therefore this attack। तो ये चीज हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा हिंट था। इसके अलावा अटैक के कुछ टाइम पहले ही आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान का आर्मी इन चीफ है, इसने पाकिस्तान के आवाम को बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया था। इसने अपने स्पीच में बताया कि कैसे हिंदू और मुसलमान अलग हैं और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी चीज से ये टू नेशन थ्योरी को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our four. इन दोनों चीजों को बेस बनाकर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस अटैक को प्रेडिक्ट कर सकती थी, जिसमें हमारी बहुत ही काबिल इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे RNAW, NIA ये नाकामयाब रही। अब बहुत सारे जो एक्सट्रीम राइट विंग लोग हैं, उनके हिसाब से अगर हम सरकार को क्रिटिसाइज करें इस अटैक के बाद, तो ऐसे पाकिस्तानी लोगों का बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ जाएगा और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई मेरी बात सुनो, सरकार को हम टैक्स देते हैं, उनकी बात मानते हैं, मतलब हम अपने ऊपर सरकार को अथॉरिटी देते हैं। तो ये जो टैक्स और अथॉरिटी हम देते हैं, इसके बदले हम अपनी सिक्योरिटी तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। और अगर सरकार ये करने में नाकामयाब होती है तो सरकार को कॉल आउट करना और उनकी नाकामयाबी उनको गिनवाना हमारा कर्तव्य बनता है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। एनीवेज, इस अटैक को तो हमारी सरकार नहीं रोक पाई, लेकिन इस अटैक के बाद काफी फुर्ती से हमारी सरकार ने एक्शंस लिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक रिस्पांस के तहत सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ये बेसिकली एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। इसके अंदर 6 रिवर्स आती हैं। वेस्टर्न साइड पे इंडस, झेलम और चेनाब, और ईस्टर्न साइड पे रवि, बियास और सतलुज। अब इंडस वाटर ट्रीटी के तहत
पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स मिले और इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स मिले। अब क्योंकि इस बार पानी सर से ऊपर जा चुका था तो पानी का बहाव रोकना काफी जरूरी बन गया था। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, इनफैक्ट बहुत बड़ा कैच है। हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पानी का बहाव पूरी तरीके से रोक पाए। तो इस सिचुएशन में अभी हम बेस्ट चीज ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम वाटर शेयरिंग का डेटा शेयर ही ना करें। अब देखो ये डेटा काफी जरूरी होता है क्योंकि इस डेटा से ये प्रिडिक्ट करा जा सकता है कि देश में बाढ़ कब आने वाली है और अकाल कब पड़ने वाला है। तो अगर हम पाकिस्तान के साथ ये वाटर शेयरिंग का डेटा शेयर नहीं करते तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टेंटली बाढ़ की सिचुएशन बनी रहेगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा स्टेप जो कि भारत सरकार ने लिया है, जितने भी पाकिस्तानी इंडिया आ रखे थे सार्क वीजा एग्जाम्पशन पे, उनके वीजा को रद्द कर दिया गया है। वैसे यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, जब पाकिस्तानी लोग वीजा कैंसिल होने के बाद वाघा बॉर्डर पे गए तो अपने देश के लोगों को अपने ही देश में आने के लिए पाकिस्तान ने दरवाजा ही नहीं खोला। We have some breaking inputs coming in. Pak closes borders for own citizens. Pakistan is denied to open the gates of the Atari-Wagah border for their own nationals. We are learning that Pakistani nationals are waiting since 8 in the morning in long queues. Border gates have been closed since morning at Atari and no crossing has taken place so far. मतलब पाकिस्तान के ऊपर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, ऐसा कोई भी सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। खैर पाकिस्तान के साथ हमने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए हैं। इनफैक्ट हमारे हाई कमीशन में जितने भी पाकिस्तानी एडवाइजर्स थे ये लोग बेसिकली किसी भी वॉर सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए होते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। अब अगर मिलिट्री एक्शन की बात करें तो अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट अभी तक टेररिस्ट भी नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारी इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी है कि वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। कश्मीर के पास हमारी इंडियन आर्मी ने HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं काउंटर टेररिज्म के लिए और कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स के घर को डिटेन कर दिया गया है। इन सभी एक्शंस के बावजूद पूरे देश भर में सिर्फ एक ही मांग है, पाकिस्तान के ऊपर फुल फ्लेजेड वॉर। लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने किसी भी तरीके का कोई भी मिलिट्री एक्शंस नहीं लिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चाइना। ध्यान से सुनना, मैं आपको ये पूरा जियोपॉलिटिक्स समझाने वाला हूं जिससे आपको ये समझ आएगा कि क्यों अभी तक इंडिया ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जिसके बाद आप होपफुली वॉर मॉन्गरिंग नहीं करोगे क्योंकि आपको समझ आ जाएगा क्यों इंडियन आर्मी इतना ज्यादा टाइम ले रही है। देखो पाकिस्तान एक छोटे बच्चे की तरह है, वो बहुत सारी शरारतें करता है, लेकिन जब उसकी शरारत पकड़ी जाती है और उसके अब्बू लठ लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो डर से अपनी अम्मी के पीछे जाके छुप जाता है। अब पाकिस्तान के अब्बा तो हम हैं, लेकिन उसकी अम्मी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC है, जिसके दम पे पाकिस्तान अपने शरारतों से कभी बाज नहीं आता। आप समझते हैं ये CPEC एग्जैक्टली है क्या? देखो चाइना अभी वर्ल्ड लीडर यानी विश्व गुरु बनने के फिराक में है और किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है देश की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, जहां पर अलग अलग तरीके के सामान की मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। अब ये फैक्ट्रीज अपने आप तो चलती नहीं है, इनको चलाने के लिए जरूरी होता है ऑयल, और ये ऑयल कहां मिलता है? सऊदी अरेबिया में। अब सऊदी अरेबिया जाने के लिए चाइना के पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है साउथ चाइना सी। अब अगर चाइना इस रूट से सऊदी अरेबिया जाता है और वहां से ऑयल लाता है तो चाइना को एक तरफ का डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा चाइना के पास एक और रूट है जो कि लिटरली एक शॉर्टकट है, और इस शॉर्टकट का नाम है CPEC। ये बेसिकली एक लैंड रूट है जो कि चाइना को ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करती है, और ग्वादर पोर्ट से सऊदी अरेबिया अराउंड 2-3 हजार किलोमीटर ही है। लेकिन ये ग्वादर पोर्ट है कहां? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहां? बलूचिस्तान में। अब पाकिस्तान की तो इतनी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा पोर्ट बना सके, तो ग्वादर पोर्ट का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना ने बनाया है और चाइना इसको 100% कंट्रोल करती है। चाइना इस रूट का इस्तेमाल सिर्फ ऑयल ट्रेड के लिए नहीं करती, बल्कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है उसको यूरोप में भी एक्सपोर्ट इसी रूट से करा जाता है। चाइना में बने सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो यूरोप में जाने वाले हैं वो वेस्ट चाइना के थ्रू CPEC रूट से ग्वादर पोर्ट पहुंचते हैं। ग्वादर पोर्ट से स्विस कैनाल के थ्रू उसको यूरोप में शिप किया जाता है। और ये रूट चाइना के लिए सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल रीजंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना साउथ चाइना सी रूट को इस्तेमाल करे तो उस रास्ते में US नेवी तैनात रहती है, और आपको पता ही होगा US और चाइना में कुछ खास बनती नहीं है। इनफैक्ट अभी इनके बीच टैरिफ वॉर भी चल रहा है, तो ऐसे केसेस में अमेरिका चाइना का ट्रेड बंद कर सकती है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए चाइना ग्वादर पोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। चाइना और पाकिस्तान का ये काफी पुराना रिश्ता है और इस रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आई, और इसी रिश्ते की वजह से आज तक पाकिस्तान को टेरर स्टेट नहीं घोषित किया गया, क्योंकि जब भी UNO में पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करने की बात छिड़ती है, चाइना अपने वेटो पावर का यूज करके पाकिस्तान को बचा लेता है। इतना ही नहीं, चाइना इस हेल्प के बदले, इस दोस्ती के बदले पाकिस्तान को भर भर के मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान के पास जितने फाइटर प्लेन्स है, जितने मिसाइल्स है, जितने टैंक्स है, ये सब कुछ चाइना ने प्रोवाइड किया है।
इनफैक्ट 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर में भी चाइना ने पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। तो पाकिस्तान है इतनी नालायक कि उनको फायदा नहीं होता, लेकिन चाइना अपनी दोस्ती का फर्ज हमेशा निभाता है। इसके बाद हमें बिल्कुल ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के साथ भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के साथ वॉर छेड़ देते हैं तो ये चाइना के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पे कब्जा करने का। अगर इंडिया ये 2 फ्रंट वॉर लड़ती है और इसमें अगर हमारी जीत भी हो जाती है बेस्ट के सिनारियो में, तो भी हम इतने ज्यादा रिसोर्सेज लूज कर जाएंगे कि हमारी इकोनॉमी एटलीस्ट 10-20 साल पीछे चली जाएगी। इंडिया के पास इस वक्त बहुत कुछ है खोने के लिए, चाइना के पास इतना कुछ है कि थोड़ा बहुत चला गया तो फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन सालों के पास है क्या खोने के लिए, दे हैव नथिंग टू लूज। और जिस इंसान के पास कुछ भी खोने को ना हो ना, वो बहुत डेंजरस होता है। ये मत भूलो कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट तबाह हो जाती है, पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के। और अगर तालिबान के हाथ न्यूक्लियर वेपन लग गए, फिर तो पूरी दुनिया का क्या हाल होगा, अनइमेजिनेबल है। इसके अलावा हमने इकोनॉमिक लॉस की तो बात करी ही नहीं। जब भी वॉर होता है तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे चीजों पे खर्च हो सकता था, वो डिफेंस में खर्च होता है। इसके वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई अनकंट्रोलेबल लेवल पे बढ़ती है। कभी भी किसी देश में वॉर होता है तो वॉर के साथ आती है इंस्टेबिलिटी, और किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को इंस्टेबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती। मतलब वॉर की वजह से हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी और इंडियन रुपी की वैल्यू क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हमारा बाकी देशों के साथ ट्रेड रुक सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन तो होता ही है। ऑल इन ऑल वॉर में एक देश खोता बहुत कुछ है और पाता बहुत कम है। इन शॉर्ट, अगर इंडिया फुल फ्लेजेड वॉर के लिए जाती है तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान बियर करना पड़ेगा, लेकिन इन पाकिस्तानियों से बदला लेना और मुंह तोड़ जवाब देना भी बहुत जरूरी है। तो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इंस्टेड क्या पाकिस्तान में जाके नॉर्मल एयर स्ट्राइक कर दो, जिसका फायदा पाकिस्तान को ही है, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि कोई ऐसा छोटा मोटा अटैक हो और पाकिस्तानी अवाम सारे इंटरनल मैटर भुला के इन सब चीजों पे फोकस करने लगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इजराइल की तरह प्लान सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट पावर हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे कि रातों रात इनकी बिजली गायब हो जाएगी। गर्मी का टाइम है, लोग तड़पने लगेंगे, स्कूल और कॉलेजेस इंस्टेंटली बंद हो जाएंगे। हम इनके पूल्स पे, ट्रेन के जंक्शन पे मिसाइलें गिरा सकते हैं ताकि इनका इंटरनल ट्रेड डिस्टर्ब हो जाए। इसके अलावा जितने भी इनके इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज है, वहां पर मिसाइलें गिराई जा सकती है, जिसके बाद तो इनकी जो इक्का दुक्का फैक्ट्रीज है वो भी बंद हो जाएगी। इस अटैक से हम पाकिस्तान को अंदर से तोड़ सकते हैं ताकि उनके आने वाली जनरेशंस इस अटैक को याद रखे। इसके अलावा पाकिस्तान में एक स्टेट है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर इनका पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। इनफैक्ट बलूचिस्तान के अंदर एक आर्मी बन गई है, डिमांड कर रही है एक सेपरेट कंट्री। हम इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर सकते हैं, इनको फंड कर सकते हैं ताकि ये पाकिस्तान से अलग हो जाए। और जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा तो चाइना भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट खो देगा। और बलूचिस्तान एक लौता प्रोविंस नहीं है जो इनसे अलग होना चाहता है, सिंध भी इनसे अलग होना चाहता है। लेकिन भाई मुझे पाकिस्तान की एक चीज कभी समझ नहीं आती, इनके पास जो है वो तो इनसे संभल नहीं रहा। गिन चुन के इनके पास 4 स्टेट हैं, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तून और सिंध। 4 में से 2 तो इनसे संभल नहीं रहे और इनको कश्मीर चाहिए। ये तो कुछ चीजें हैं जो हम इंस्टेंटली कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देके पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं। इंदस, झेलम और चेनाब का बहाव हम रोक के राजस्थान की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, जहां पर मोस्टली सूखा रहता है। अगर वहां पर पानी जाएगा तो वहां पर हम वेजिटेशन कर पाएंगे, लोगों के पास पीने के लिए पानी होगा, पानी के लिए उनको दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब जब ये पूरा वाटर का फ्लो हमारे कंट्रोल में होगा तो गर्मियों में स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान में पानी रोक सकते हैं और सर्दियों के अंदर बिना किसी चेतावनी के इस पानी को छोड़ सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ जाएगा। गर्मियों में सूखा करके मारेंगे और सर्दियों में बाढ़ से मार देंगे। इस अटैक का इनको ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि ये कभी भुला ना पाए। खैर, ये कुछ सोल्यूशंस है जिसपे भारत सरकार ध्यान दे सकती है, लेकिन हम डैम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इंडियन आर्मी के पास इससे भी अच्छे प्लान्स है जिससे हम पाकिस्तान से अपना बदला ले पाए और उनका ड्यू क्रेडिट उन तक पहुंचा पाए। बहरहाल, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।